बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्वीरों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम रमज़ानुल मुबारक में काकुल में ट्रेनिंग के मरहले से गुजरी और अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ईद उल फितर के बाद न्यूजीलैंड के साथ 5 T20 मैचों की होम सीरीज़ में एक्शन में दिखाई देंगे। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की 3 कम 1 दर्जन लोगों पर मुश्तमिल सिलेक्शन कमेटी अभी तक पाकिस्तान टीम के उन खिलाड़ियों का इंतखाब कर नहीं पाई है जिसको तरबियती कैंप में शिरकत करना है, और जिस तरबियती कैंप में शिरकत करने वाली टीम में से पाकिस्तान के उस स्क्वाड का इंतखाब होगा जो कि न्यूजीलैंड के साथ 5 T20 मैचों की सीरीज़ में एक्शन में दिखाई देगी। उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के गैर मुल्की कोचिंग स्टाफ का मामला भी फ़िलहाल ऐसा दिखाई दे रहा है कि न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ से पहले तक ये तय हो नहीं पाएगा। और जिस तरह माजी में हम आपको बता चुके हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ कामों में अभी ताख़ीर हो रही है और कोचिंग के मामले में भी कुछ ऐसा ही सूरत हाल दिखाई दे रही है। और अब इत्तलात आ रही हैं कि सिलेक्शन कमेटी में मौजूद पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स हमें बतौर कोचिंग स्टाफ न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ टीम पाकिस्तान के डग आउट में दिखाई देंगे। फिटनेस ट्रेनिंग के बाद अब पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों की स्किल का टेस्ट है न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचों की होम सीरीज़ में। और ये सीरीज़ इस एतबार से अहमियत की हामिल है कि कप्तान की तब्दीली, नए क्रिकेट बोर्ड का क़याम और अहम फैसले पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम पर किस हद तक असरअंदाज होती है। और जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप से पहले इस होम सीरीज़ में किस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा करती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक बार फिर कप्तान बनने वाले पाकिस्तान के नंबर 1 बैटर बाबर आजम ने अपने लबों को जुम्बिश दी है और कप्तानी के मामले को लेकर उन्होंने क्या कहा, ये थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक बार फिर वाइट बॉल टीम के कप्तान बनने वाले बाबर आजम। और इस बात को वो बबांगे दहल तस्लीम कर रहे थे कि माजी में टीम पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो वैसी नहीं रही जैसे लोग देखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने अपने तौर पर हर चीज़ बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की। नताइज अल्लाह ताला के हाथ में है, हम अपना काम ईमानदारी से करते रहे हैं और मुस्तकबिल में भी ज़िम्मेदारी को मिलने के बाद ऐसा ही करने के बारे में सोच रहे हैं। आज इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए हमें अमेरिका से वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक करने वाले टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन। कराची से हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं क्रिकेट के सिकंदर, पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर, कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक रुकन सिकंदर बख्त, और उनके साथ मौजूद हैं रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी। पहले चलूँगा मैं सिकंदर बख्त आपकी तरफ। बाबर आजम इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इस बात को मान रहे हैं कि टीम की माजी में कारकर्दगी वैसी नहीं रही जैसी होनी चाहिए थी। एक ज़िम्मेदार बल्लेबाज की हैसियत से, एक कप्तान की हैसियत से उनका कहना यह है कि हम हमेशा ईमानदारी के साथ काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फैसले हमारे हाथ में नहीं होते। नहीं, देखिए, फैसले हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से ही चलती है, मगर आपने मेहनत करनी होती है। और आपने 2 बातें ऐसी कर दी हैं जो कि बहुत मज़ेदार हैं। एक तो आपने कहा कि नीयत साफ़ होनी चाहिए, ठीक है ना? अब नीयत साफ़ होने का सारा खेल जो है ना, इन्नमल अमाल बिन्नियात है। मतलब कि हमारा मज़हब भी इस पे बेस करता है कि जी आपकी नीयत साफ़ है। अगर आपकी नीयत है तो फिर हर चीज़ अल्लाह मियाँ एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आपकी नीयत साफ़ होना एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लड़कों को बैक करते हैं, वो लड़कों को बैक कैसे करते हैं? उनको आप चांस देकर बैक करते हैं या किसी और तरीके से बैक करते हैं? मुझे नहीं समझ में आया। आपके साथ हमें जो शिकायत है वो यही है कि आपने कभी लड़कों को प्रॉपर चांस ही नहीं दिया। दुनिया भर की जी आप कहते हैं कि जी हमने बहुत जिता के दिया। भाई, एक बड़े खिलाड़ी को सिर्फ टीम को जिताना नहीं होता, टीम की बिल्ड भी वो करता है, बिल्डअप भी करना होता है ना टीम को। वहां पे देखें, कोहली अपनी जगह छोड़ के चला जाता है, रोहित शर्मा वो कहते हैं किसी और को खिला लो, मैं हट जाता हूँ। न्यूजीलैंड की टीम के विलियमसन जो है वो नहीं खेलते, बड़े बड़े प्लेयर उनके नहीं खेलते, ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम नहीं खेलती, नए लड़के भेज देते हैं, हम नहीं भेजते। अभी आप सारा देखें, खेल का जो दारोमदार अब जो होगा ना, अब तो जो होना था हो गया, काकुल की ट्रेनिंग हो गई और सब कुछ हो गया। अब टीम अनाउंस होगी। टीम अनाउंस होने के बाद आप टीम को कैसे खिलाते हैं, यही सारा फैक्टर है। टीम का बिल्डअप करना आपका काम है। एज अ कैप्टन आपके पीछे आवाम खड़ी है, तो भाई आप टीम बिल्डअप तो करें। सिकंदर बख्त कहते हैं कि बाबर आजम के लिए नए ख्वाहिशात हैं और बाबर आजम अब मुस्तकबिल में किस तरह टीम को लेकर चलेंगे ये इंतहाई अहम होगा वर्ल्ड कप 2024 जो कि कैरेबियन और अमेरिका में मुनक्किद होना है। माजिद भट्टी साहब, आपकी तरफ आ जाता हूँ। बाबर आजम एक बार फिर कप्तान बने हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो जो कयास किया जा रहा था, वो जो खदशा जाहिर किया जा रहा था कि गैर मुल्की कोचेज़ से शायद मामला तय हो नहीं पाएंगे, और अब दिखाई ये दे रहा है कि डग आउट में हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ और अब्दुल रज़ाक मौजूद होंगे बतौर कोचेस।
दूसरी तरफ बाबर आजम ने जो कहा उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बाबर आजम जो कह रहे हैं, हमें भी उनकी नीयत पे शक नहीं है। यकीनी तौर पर वो भी कोशिश कर रहे होंगे कि 24 करोड़ अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरें, लेकिन जहां वो गलतियां कर रहे थे अपनी 4 साला कप्तानी के दौर में, उन्होंने बहुत कम कोशिश की कि उन गलतियों से सबक हासिल करें। एक मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं कि जब भारत में वर्ल्ड कप हो रहा था और पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का चेन्नई में मैच हो रहा था, आखिरी ओवर मोहम्मद नवाज से करवाया गया। हालांकि सारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि उसामा मीर से वो ओवर करवाना चाहिए था। अब जो ये कोचिंग का मसला रहा है, देखिए क्रिकेट बोर्ड ने अब ये तो तय कर लिया है कि व्हाइट बॉल में ऑस्ट्रेलियन जैसन गैलेस्पी पाकिस्तान टीम के हेड कोच होंगे। टेस्ट मैच में गैरी कर्सन जो हैं वो पाकिस्तान टीम के हेड कोच होंगे। फिर अजहर महमूद को पाकिस्तान टीम का असिस्टेंट कोच बनाया जा रहा है। ये सारे अब पीसीबी ने इश्तिहार दिए हैं और देखें, इश्तिहार के बगैर मोहम्मद हफीज की ज़का अशरफ साहब ने जो पोस्टिंग की थी, इसीलिए उनकी पैसों की अदायगी रुकी हुई है। ठीक हो गया। अब्दुल माजिद भट्टी ने बड़ी तफसील के साथ बाबर आजम की कप्तानी, मुस्तकबिल के मामलात और कोचिंग पैनल के हवाले से गुफ्तगू की। अब अमेरिका चलेंगे, जहां वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक करने वाले टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन साहब, आप किस तरह देख रहे हैं इस तमाम डेवलपमेंट को? बाबर आजम जिस तरह एक नई उम्मीद के साथ, नई सोच के साथ कप्तानी करने के लिए तैयार हैं, फिर दूसरी तरफ जिस तरह माजिद भट्टी ने कहा कि कोचिंग स्टाफ के हवाले से जो डेवलपमेंट हुई है। याया देखो, अभी जो सिकंदर ने भी कुछ ऐसी बातें बताई जो कि कैप्टनसी के हवाले से पसंद नहीं की जा रही थी बाबर आजम में, कुछ माजिद भट्टी ने बताई और जिसकी वजह से उन्हें हटाया गया पहले। तो अब मेरा सवाल यह है कि क्या वो चीजें इनकी सही हो गई हैं जो इन्हें दोबारा लाया गया है? अगर नहीं हुई तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ना, वो वैसे ही रहेगा। क्योंकि जब आप किसी को हटाते हो तो कोई रीजन होता है, जब लाते हो या तो अगर उसी को लाते हो तो वो चीजें उसकी रेक्टिफाई होनी चाहिए और वो चेंज होके आना चाहिए। अब ये तो मुझे नहीं पता है कि ये तो उनके एक्शन से पता चलेगा जब वो कप्तानी करेंगे, मगर इस तरह से किसी को हटाना और दोबारा लाना ये सारी क्रिकेट को खराब करता है और खासतौर से टीम का जो एनवायरनमेंट होता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि शाहिनशाह अफरीदी भी जरा से हियर एंड देयर वो कुछ अपने इजहार कर रहा है नाराजगी का, तो उससे अब ऐसे मौके पर जब टीम वर्ल्ड कप करीब है तो वो ऐसे इशू उठ रहे हैं जो कि नहीं उठने चाहिए टीम को। सिकंदर पहले भी बता चुके हैं कि 2003 में भी इस तरह की चीजें और हमेशा से ये होता ही रहा है, तो इससे हमने कभी आज तक सबक नहीं सीखा। तो लेट्स सी कि भाई अगर वो जिन खराबियों के साथ हटाए गए थे क्या वो खराबियां उनकी दूर हो गई हैं, तो फिर देखते हैं। दूसरे खुद उन्होंने इस बात का इजहार किया कि जी हम तो पूरी एफर्ट्स करते हैं मगर रिजल्ट हमारे हाथ में था। ये बिल्कुल सही है, ऐसी बात बिल्कुल सही है, मगर जो आप एफर्ट्स करते हैं इसमें मैं आपको एक सिंपल सा एक फार्मूला बताऊं कि 3P होते हैं। 3P में एक प्रोसेस है, एक प्लेयर है और एक आपका जो है वो जो आप प्रैक्टिस करते हैं, यानी प्रैक्टिस मीन जो आप एग्जीक्यूट करते हैं, वो मिलके परफॉर्मेंस करता है। तो जहां प्रोसेस की बात है उसमें क्लियर एक्सपेक्टेशन जो भी है टीम से या इंडिविजुअल से वो होनी चाहिए, प्लस प्लेयर का वो स्किल लेवल होना चाहिए जिस लेवल पे वो खेल रहा है क्या वो डिलीवर कर सकता है। और फिर प्रैक्टिस की जो मैं बात कर रहा हूँ तीसरे पी की, वो उसको एग्जीक्यूट करना है। तो हम प्लान और प्रोसेस तो बना लेते हैं मगर मैं ये समझता हूँ जाती तौर पे कि जो हमारा स्किल लेवल है आज की मॉडर्न डेज क्रिकेट में और खास तौर से T20 में वो हमारा नहीं है। मैं ये बार बार बात कह चुका हूँ। इसलिए जब हम मेहनत तो कर रहे होते मगर हमसे अच्छे लोग वहां मौजूद होते हैं, वो हमें उस मेहनत का सिला मिलता ही नहीं है। तो हमें वो चीज अपनी सही करनी है। उम्मीद पर दुनिया कायम है और जिस तरह बाबर आजम कह रहे हैं कि कोशिश करेंगे चीज़ों को ठीक करने की, हमारे तीनों एक्सपर्ट सिकंदर वक्त, जलालुद्दीन और माजिद भट्टी, और कोशिश तो पहले भी हुई है, इस बार भी होगी, लेकिन नताइज बहुत सारी चीज़ों का तयन करेंगे। तो यही फैसला किया था माजी में डायरेक्टर क्रिकेट रहने वाले मोहम्मद हफीज़ ने बाबर आजम को कायल किया था और बाबर आजम को कहा था कि आप नंबर 3 पर खेलिए। साइम के साथ इनिंग का आगाज़ रिजवान ने किया न्यूजीलैंड में, लेकिन साइम के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम साबित नहीं हुआ दौरे न्यूजीलैंड। और फिर बाबर आजम कहते हैं कि नंबर 3 पर अगर वो किसी वजह से टीम की 11 में शामिल नहीं रहे तो फ़खर जमान बेहतर चॉइस हो सकते हैं। तो क्या कहेंगे आप जलालुद्दीन साहब, बाबर आजम ने जिस तरह
कहा कि साइम अयूब और रिजवान को ही इनिंग का आगाज़ करना चाहिए, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर वो प्लेइंग 11 में नहीं हुए तो अब आपको क्या लग रहा है कि अब वो ड्राइविंग सीट पर हैं, कप्तान हैं, क्या उनको साइम के साथ रिजवान को ही भेजना चाहिए, खुद वन डाउन आना चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं बाबर आजम ज़्यादा बेहतर कैंडिडेट है? नहीं, देखिए, मैंने पहले भी ये बात कही थी जब बाबर आजम वन डाउन खेल रहे थे, मैंने कहा था डिसीजन सही है और रिजवान और साइम अयूब को ओपन करना जरूरी है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि देखें, थोड़ा सा आप जब पावर प्ले में खेलते हैं फर्स्ट 6 ओवर्स में, तो आपको एक कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ता है। बाबर आजम एक कॉम्पैक्ट प्लेयर हैं और वो इसको ज्यादा प्रेफर नहीं करते रिस्क लेने को, तो उनके लिए तो आइडियल वही है कि वो वन डाउन आओ जहां आपको उन्हें पावर प्ले ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम खत्म ही हो चुका हो, तो वो बहुत अच्छा उसको परफॉर्म कर सकते हैं अपने स्किल वाइज। और अगर ये समझते हैं कि मुझे दोबारा ओपन करना है, तो इन्हें अपना वे ऑफ बैटिंग को चेंज करना होगा और रिस्क फैक्टर को उसमें शामिल करना होगा टू क्रिएट सम इम्पैक्ट ड्यूरिंग द पावर प्ले। मगर मेरी जाती राय में आपने मुझसे पूछा है तो मैं यही कहूंगा कि साइम अयूब और रिजवान जो कि पावर प्ले के लिए आइडियल प्लेयर है और बाबर आजम वन डाउन के लिए बहुत कॉम्पैक्ट प्लेयर हैं और उनको वन डाउन आना चाहिए, इससे टीम की बेहतरी होगी, मेरी जाती राय। तो माजिद भट्टी, आप किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि उस्मान खान के ऊपर 5 साल की पाबंदी लगा दी है यूएई ने, लेकिन वो कहते हैं कि कभी करीब का नुकसान दूर का फ़ायदा होता है, तो ऐसा ही लगता है कि उस्मान तो ऐसा ही सोच रहे हैं, क्योंकि मुल्क के लिए खेलना, मुल्क का कलर मिलना, मुल्क की कैप पहनना, ये बड़े एजाज़ की बात है, तो उनको एक मौका मिल रहा है, उन्होंने इसको ग्रैब करने की कोशिश की है, लेकिन इस सारे सिस्टम में अभी उस्मान खान नहीं है। आपको क्या लगता है कि हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शन मौजूद हैं इनिंग का आगाज़ करने के लिए, या आपको लगता है कि हमें वापस जाना चाहिए, जिस तरह कप्तान बाबर आजम को हमने दोबारा बनाया, रिजवान बाबर ही बेस्ट होंगे? देखें यही, अभी अगर आप किसी को कह दें कि पाकिस्तान की 15 रुकनी T20 टीम सिलेक्ट करे, तो मेरा ख्याल 13-14 प्लेयर्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम होंगे, सिवाय 1-2 प्लेयर्स पर डिबेट होती है। अब उस्मान खान ने रिस्क इस लिहाज से लिया, एक तो उन पे 5 साल की पाबंदी लग गई, फिर वहां वो IL T20 खेलते थे, वो नहीं खेल सकेंगे, T10 लीग खेलते थे, वो नहीं खेल सकेंगे। देखिए पाकिस्तान में कंपटीशन बहुत है, यहाँ अगर न्यूजीलैंड की सीरीज में खुदा न खास्ता उस्मान खान के साथ डिजास्टर हो गया, तो फिर उनको दोबारा पाकिस्तान टीम में आने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगी। तो वो लीग क्रिकेट में अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, लेकिन उन्होंने जो सोचा वो बेहतर ही सोचा होगा। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि मोहम्मद हफीज ने बाबर आजम और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी को तोड़ा और बाबर आजम को वन डाउन पर लेकर आए, साइम अयूब को रिजवान के साथ ओपन करवाया, फिर मोहम्मद रिजवान से ग्लव्स उतरवा दिए, विकेट कीपिंग जो थी वो आजम खान ने की। अब देखना है कि ये चीज अब बरकरार रहती है या फिर बाबर आजम अपने पुराने उस ओपनिंग पे जो जोड़ी थी रिजवान के साथ उसको बरकरार रखेंगे। लेकिन अभी मैं रिसेंटली आपको मिसाल दूं, केन वॉटसन कोयटा ग्लैडिएटर्स के PSL में कोच थे। आप PSL वालों से, बल्कि एक दिन आप इंटरव्यू कर भी रहे थे नदीम उमर का, कहानियां पूछे कि शेन वॉटसन अपने डोमेन में किसी को मुदाखलत करने नहीं दे रहे थे। वो शेरफन रदरफर्ड आए वेस्ट इंडीज से, उनको आखिरी मैच नहीं खेलने दिया, उन्होंने सरफराज अहमद को आखिरी मैचों में खिलाने से इनकार कर दिया। फिर बड़े बड़े नाम जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास थे, उन्होंने कहा जी मेरी ये डोमेन है, इसमें कोई दूसरा मुदाखलत नहीं कर सकता। अब हम एक और ऑस्ट्रेलियन कोच लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान की व्हाइट बॉल टीम का, जैसन गिलेस्पी। मुझे शक है, क्योंकि मैं माजी में जब जेफ लॉसन थे उस वक्त भी मुझे याद है सलीम जाफर सिलेक्टर होते थे, काफी तलखी हो गई थी और हाथापाई तक नौबत पहुंच गई थी। तो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट वाला कोच अब पाकिस्तान के सिस्टम में अपने डोमेन में दूसरे को मुदाखलत करने देगा, बाबर आजम और उनका मिजाज मिल पाएगा, ये बहुत मुश्किल है कहना। क्योंकि जैसन गिलेस्पी अभी हमने देखा बिग बैश में भी कोचिंग कर रहे थे, वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की भी कोचिंग कर रहे थे। तो ऑस्ट्रेलियन मिजाज का कोच हम लेकर तो आ रहे हैं, लेकिन क्या वो हमारे इस सिस्टम में बाबर आजम के साथ मिलकर चलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो सिकंदर भट्ट, आप किस तरह देख रहे हैं, जिस तरह माजिद भट्ट कहा कि कोचिस में किसका इंतखाब हो सकता है, फ़िलहाल मेकशिफ्ट अरेंजमेंट क्या हो रहे हैं, दूसरी तरफ बाबर आजम कहते हैं कि उनको ये लगता है कि अगर वो प्लेइंग 11 में नहीं है तो रिजवान और साइम बेहतर ऑप्शन है। तो मेरा सवाल ये है कि आपको लगता है कि जब बाबर आजम प्लेइंग 11 में होंगे तो वो इसी ओपनिंग पेयर
के साथ जाएंगे या आपको लगता है कि रिजवान या साइम में से किसी एक को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, वो नंबर 3 पर आएगा, बाबर दोबारा नंबर ओपन करने जाएंगे? पहले तो ये बताया कि टीम सेलेक्ट हो गई? नहीं, टीम सेलेक्ट हो जाएगी अगले 12 घंटे में। राइट, 12 घंटे में हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, मैंने अपने पहले सवाल में ये कह दिया था और कह रहा हूं, दोबारा कह देता हूं कि सारा खेल ये है, देखें लड़के वही होंगे, कोचेस भी आ जाएंगे, पाकिस्तानी मैनेजर भी आ जाएगा, सब आ जाएंगे, मगर क्या हम उस ट्रेंड को चेंज करेंगे जिस ट्रेंड के ऊपर बाबर खेलते रहे? अब बाबर खुद कह रहे हैं कि मैं तो ओपन होऊंगा। वो जो इंटरव्यू लेने वाला था, पता नहीं वो कौन था, जो कहता जबरदस्त जबरदस्त, वो तो ऐसे ही बोल रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ी चीज कह दिए। असल खेल ये होगा इस न्यूजीलैंड सीरीज की मैच, जिसमें उनकी तकरीबन सी टीम आ रही है, कि आप अपने कितने लड़कों को आजमाते हैं। जब टीम सेलेक्ट होगी तो हो सकता है उसके अंदर साउथ शकील का नाम भी हो, वो भी ओपन करते हैं, उसमें फरहान का नाम हो, वो भी ओपन करते हैं। उस्मान खान का तो जिक्र हो गया, पता नहीं किस अक्लमंद आदमी ने उसको मशवरा दिया था कि यहाँ आकर खेलो, भाई उसकी तो जगह ही नहीं बन रही। यहाँ पे तो बाबर और रिजवान छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे, वो बेचारा कहाँ खेलेगा। तो खैर, जब ये टीम अनाउंस हो जाएगी तो असल खेल ये है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, कि लड़कों को आप बैक कैसे करते हैं। एक कप्तान अपनी पाकिस्तान की टीम के 25 करोड़ की आवाम को टीम बना के देगा या सिर्फ खुद खेलेगा? वो ये कहेगा कि 25 करोड़ की आवाम मुझे खेलता देखना चाह रही है, टीम बिल्डअप हो, उसको कोई फिक्र नहीं। असल खेल सर जी ये है कि आपकी जब टीम यहाँ पे सेलेक्ट होगी तो न्यूजीलैंड के खिलाफ आप कितनी जगह खुद बैठेंगे या आप नीचे आएंगे और दूसरे लड़कों को ऊपर का मौका देकर उनको बनाने की कोशिश करेंगे। ये सारा खेल है। इसके अंदर मैं तो अब हैरान हो गया कि उसने कह दिया और इंटरव्यू लेने वाले ने जबरदस्त जबरदस्त बात कह दी, तो चेंज क्या आया? वही रिजवान, वही बाबर, अगर दोनों में से कोई नहीं होगा तो साइम। तो यानी कि अब जो भी टीम वही रूटीन के चलेगी, तो फिर कोई तब्दीली नहीं आई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल माजिद भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर बख्त, और बहुत शुक्रिया आपका जलालुद्दीन, हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान के वाले दिन काफ़ी कठिन चैलेंज और मुकाबलों से भरपूर होंगे और हमारे एक्सपर्ट की राय आपने इस तनाजुर में सुनी। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। आप हमें एक्स अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं, अपनी ईमेल कर सकते हैं, राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ से उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।